हेलो एवरीवन, दिस इज़ हरिओम मिश्रा और आज हम डिस्कस करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जो कि पिछले वीडियो रिप्रोडक्शन का अगला पार्ट है। ठीक है, इसमें हालांकि मैंने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को उसमें थोड़ा सा बताया हुआ था, जिसमें कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैंने उसे बता दिया है, जिसको मैं आई बटन में दे दूंगा, आप उसको देख सकते हो। आज उसको रिवाइज करते हुए हम इसके टाइप्स को पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हिंदी में कहते हैं इसको अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, ठीक है। तो डेफिनीशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें, ठीक, तो मैं हमेशा कहता हूं कि कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, शब्द अपने आप मिल जाते हैं, उसको किताबों से पढ़ करके समझ के लिख सकते हो, बट मैं इसको बता दूंगा। अलैंगिक जनन की डेफिनीशन है सिंपल सा, द मोड ऑफ reproduction in which no sex cells are required. No sex cells are required. तो सेक्स सेल्स क्या है? तो बेसिकली ये गैमीट होते हैं, गैमीट, ठीक है। मेल फीमेल, मेल होता है स्पर्म या पॉलन और फीमेल एग या ओवा, ठीक है। तो ये हो गया डेफिनेशन, जिसमें कि हिंदी में कहना चाहोगे तो जनन, मोड ऑफ प्रोडक्शन, जनन की वह विधि जिसमें किसी लैंगिक कोशिका की आवश्यकता नहीं होती, अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए है कि क्या क्या है इलेबोरेटिवली, तो कहता है कि जो बेसिक इसके डिफिनीशन का पॉइंट बनाता है, वो पॉइंट क्या है? पहला, नो सेक्स सेल्स रिक्वायर्ड, पहला पॉइंट नो सेक्स सेल्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट सिंपल मेथड है, ये सिंपल मेथड। और तीसरा जो पॉइंट बनाता है कि ये आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स पैदा करता है, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स, जिनको हम क्लोन्स कहते हैं। ठीक है, ये इसका खास डिस्टिंक्टिव फीचर बनता है। अब इसको हम कहें, इसे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, ठीक है। मतलब मुख्य लक्षण कौन कौन से, कैसे पहचानेंगे या कहेंगे कि ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक, तो एक एक चीज को मैं समझाता चल रहा हूं, समझते चलो। पहला कहता, हालांकि मैं ये बता चुका हूं, थोड़ा इसको जल्दी करेंगे, ठीक है। डिटेल में पुराना वाला जो वीडियो इससे पहले वाला उसमें देख सकते हो, इसको थोड़ा जल्दी करें ताकि आगे वाले वीडियो पे पहुंच सके। तो पहला कहता है यूनिपेरेंटल, यूनिपेरेंट, ठीक है, जिसमें कि सिर्फ एक पेरेंट होगा, यूनिपेरेंटल है। दूसरा कहता है कि नो सेक्स सेल्स या गैमीट, ठीक, नो सेक्स सेल्स। अगर सेक्स सेल्स नहीं है तो नो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन नहीं है क्योंकि कोई डिस्टिंक्ट सेक्स ऑर्गन नहीं है इसके पास, ठीक है, कोई डिस्टिंक्ट सेक्स ऑर्गन नहीं है इसके पास, फर्टिलाइजेशन होता नहीं है। अब तो होता क्या है इसमें? ओनली माइटोसिस होता है, ओनली माइटोसिस होता है। इसकी वजह इसको, इस प्रोसेस को सोमैटोजेनेसिस भी कहते हैं, इसको सोमैटोजेनेसिस भी कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा। अब और क्या फीचर्स है इसमें? तो कहता है कि भाई इसमें जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट, दैट इज क्लोन,
मतलब एग्जैक्ट रेप्लिका होंगे। एग्जैक्ट मतलब शकल, सूरत, जेनेटिक्स, क्रोमोसोम नंबर, पोजीशन, जीन की संख्या सब बराबर होगी, इसलिए क्या कहलाया? आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स या क्लोन कहलाते हैं। अब फेवरेबल ये अकर्स ओनली इन फेवरेबल कंडीशन, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ फेवरेबल कंडीशन में होगा। ठीक, फिर किसमें होगा? तो लोअर स्पीसीज में होता है, सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा? लोअर स्पीसीज में होगा। और इसकी सबसे खास बात, हैप्लॉयड टू डिप्लॉयड ये जनरेशन होते हैं, तो इसका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होता है ये नहीं पाया जाता, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं पाया जाता, ये इसके खास फीचर्स में आते हैं। तो हालांकि मैंने ये पूरा पिछले वीडियो में बताया था, इसलिए आज इसको थोड़ा सा जल्दी निपटाया है, वहां मैंने एक्सप्लेन किया तो आप उसको देख सकते हो। अब आते हैं मेन पॉइंट जिसको हमें समझना था, जिसके लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं, वो है टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, और एक बात खास तौर पे ये है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मैं पहले सोचा कि शॉर्ट में करूंगा, लेकिन एक बार में खत्म कर देने से होता है कि एक बार बैठे पूरा देखते हुए तो क्लियर आउट हो जाएगा। दूसरी चीज कि जब कॉपी लेके बैठो तो उसमें नोट्स करते चलो, बनाते चलो कि क्या क्या पॉइंट मैंने बताया और क्या क्या नहीं समझ में आया है। ठीक है, तो कभी मैं लाइव आऊँगा, बहुत जल्द सोच रहा हूँ कि मैं लाइव आऊँ और सारे डाउट जो होंगे नोटिफिकेशन में मैं डाल दूँगा कब लाइव आने वाला हूँ, तो उसमें जितने डाउट्स हैं सारे पूछ सकते हो और लाइव में उसको मैं क्लियर आउट करता चलूँगा। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स के बारे में, हम डिस्कस करें किसके बारे में? टाइप्स। ठीक है, तो टाइप्स कौन कौन से हैं? तो इसमें है बाइनरी फिजन, ठीक, बाइनरी फिजन के बाद मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन हो गया, फिर प्लाज्मोटोमी, बडिंग, बड फॉर्मेशन, फ्रैगमेंटेशन, रीजेनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, और इसमें एक सबसे खास है और जिसको ही ज़्यादा समय लेगा वो है स्पोरुलेशन। ठीक है, स्पोरुलेशन। तो अब एक एक चीज को मैं समझाते चलता हूं ताकि आसानी से क्लियर आउट होती चले। तो इसमें पहला है बाइनरी फिजन। बाइनरी मतलब होता है डिवाइड इंटू टू, डिवाइड्स इंटू टू, दो हिस्सों में ये बटेगा। ठीक है, कितने तरह का है? तो ये है पहला सिंपल, ठीक, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल, तीसरा ट्रांसवर्स, चौथा ऑब्लिक। ठीक, तो अब सिंपल को समझ लो। इसमें जो डिवीजन होगा वो इस कोई भी जो स्पीसीज होगी उसका एक न्यूक्लियस होगा। इसमें बस न्यूक्लियस बटना चाहिए, बस इतना याद लो कि इसमें क्या होना चाहिए? न्यूक्लियस बटना चाहिए, ये कहीं से बट जाए। ठीक, कैसे करके बटेगा उससे कोई मतलब नहीं। कैसे भी बट सकता है, इसमें कोई झमेला नहीं है। एग्जाम्पल अमीबा, एग्जाम्पल अमीबा। लॉन्गिट्यूडनल में वर्टिकल सेक्शन डिवीजन होता है,
इसमें देखने पे क्या होगा, देखो ये यूग्लिना है, ठीक है, कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है इसको, एनिमल और प्लांट के बीच का, इसको याद रखना, यूग्लिनाइडी फैमिली में आता है ये क्या होगा कि ये बीच से बटेगा। कैसे बटेगा, देखो ये ऐसे हो जाता है और ये ऐसे हो जाएगा, और फिर बाद में धीरे से ये अलग हो गया और ये धीरे से अलग हो गया, तो ये दो बन गए। तो इसका एग्जाम्पल हो गया यूग्लिना, इसका एग्जाम्पल है अमीबा, इसका एग्जाम्पल यूग्लिना। ट्रांसवर्स में ये वर्टिकल कटा है तो अब ये ऐसे बटेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, पैरामीशियम, पैरामीशियम में इसको हम लोग स्लीपर सेल कहते हैं। स्लीपर सेल वो पाकिस्तान वाला स्लीपर सेल नहीं, चप्पल वाला स्लीपर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये डिवाइड कैसे करेगा, तो ये जो हिस्सा है ये गायब हो जाता है इसका, और ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगता है। फिर ये दोनों कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और ये ऐसे कुछ आगे सिकुड़ जाएगा और ये कुछ ऐसे सिकुड़ जाएगा, और फिर बाद में दोनों अलग हो जाएंगे। ठीक, तो ये कहलाएगा ट्रांसवर्स, और इसका एग्जाम्पल हो गया क्या, पैरामीशियम। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, पैरामीशियम। ऑब्लिक, ऑब्लिक जो होता है बेसिकली ओपेलाइना में या सिराटियम में पाया जाता है। सिराटियम देखने में कैसा दिखता है, देखो सिराटियम कुछ ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है, ऐसे चार एक पीछे की ओर रहता है। अब इसमें जो होगा डिवीजन वो कोई एक ऑब्लिक सेक्शन से होगा, कोई एक ऑब्लिक सेक्शन, या तो इधर से या तो इधर से, ठीक है, और वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो इसका एग्जांपल जो बहुत सिंपल सा है, सिराटियम और ओपेलाइना, इनमें पाया जाता है, ठीक है। तो बाइनरी फिजन कितने, सिंपल, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, ऑब्लिक। ये मैंने कंसेप्ट बताया। एक चीज मैं बार बार कहता हूं, कंसेप्ट क्लियर कर लो, बाकी काम कर दो। नीट में या किसी एग्जाम में इसका एग्जाम्पल पूछेगा, लॉन्गिट्यूडनल किसमें, यूग्लिना में, ट्रांसवर्स किसमें, पैरामीशियम में, ऑब्लिक किसमें, सिराटियम में या ओपेलाइना में, सिंपल, अमीबा में। तो इतना याद रखना, इसका एग्जाम्पल्स बेसिकली याद रखने हैं, बाकी का झमेला नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया बाइनरी फिजन। बाइनरी मतलब दो में बटेगा तो बाइनरी फिजन कहलाएगा। तो ये क्लियर हो गया। अब इसकी बात करेंगे मल्टीपल फिजन की। मल्टीपल फिजन, मल्टीपल मतलब बहुत सारा, मल्टीपल मतलब बहुत सारा, इसमें बहुत सारा डिवीजन होगा, ठीक है, तो मल्टीपल फिजन कहलाता है। इसमें क्या होता है कि बार बार कोशिकाएं जो होती हैं बार बार बढ़ती हैं। तो इसको एक बार मैंने बताया था कि समझते चलो क्या क्या है, पहले एक बार फिर से बता दे रहा हूं। बाइनरी, मल्टीपल, प्लाज्मोटोमी, बर्डिंग, बर्ड फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव, स्पोरुलेशन। तो हम लोग बाइनरी फिजन देख लिए, मल्टीपल देख लेते हैं। तो मल्टीपल में क्या होता है कि एक सेल जो होती है वो ढेर सारे, लिमिटेड नंबर। एक चीज और, एक क्वेश्चन पूछेगा मैं जो आगे बताऊंगा। तो और इसी में यहाँ पे ढेर सारा जो है ना, इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दो ताकि समझने में आसानी रहे। मल्टीपल और फ्रेगमेंटेशन में एक अंतर पूछता है कि मल्टीपल फिजन में भी ढेर सारा फ्रेगमेंट होता है और फ्रेगमेंटेशन में भी ढेर सारी सेल्स बनती है, तो अंतर कहाँ आता है। मल्टीपल फिजन में खास चीज होती है, उसको कहते हैं एनसिस्टमेंट, एनसिस्टमेंट, ठीक है। इसको समझते चलना। तो होता क्या है कि जब किसी स्पीसीज को बटना होता है या बनना होता है और फेवरेबल कंडीशन ना हो तो वो अपने चारों ओर एक आवरण बना लेगा, इसको कहते हैं सिस्ट, इसको कहते हैं सिस्ट। हिंदी में कहोगे पुटी, हिंदी में पुटी कहलाता है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो स्पीसीज है, अब ये ढेर सारे स्पीसीज बढ़ जाती है, ठीक है, ढेर सारे स्पीसीज में बट गया और ये सिस्ट को घेरे रहेगा। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगी और ये सारे के सारे बाहर आ जाएंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं अनसिस्टमेंट, ठीक है। ये जो पुटी बनती है या कवरिंग बनती है, ये सेल्स बन रही हैं, ठीक है। तो ये हो गया मल्टीपल फिजन।
प्लाज्मोटोमी को मैं थोड़ा सा इन सबको थोड़ी देर के रोकता हूँ, फ्रेगमेंटेशन को समझा देता हूँ आसानी से समझने के लिए। हालांकि मैं फिर वहां बताऊँ फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि टुकड़े बनते हैं, इसमें और उसमें अंतर यही है कि ये यहाँ सिस्ट बनता है और वहां सिस्ट नहीं बनता है। ठीक, तो वहां जो फ्रेगमेंटेशन में बताऊंगा तो इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा मैं। अब आता है प्लाज्मोटोमी, नेक्स्ट है प्लाज्मोटोमी। ठीक, तो इसका को और हाँ सॉरी इसका एग्जांपल मैंने लिखा, मल्टीपल फिजन जनरली पाया जाता है प्लाज्मोडियम में, प्लाज्मोडियम में। ठीक है, मल्टीपल फिजन जो है वो प्लाज्मोडियम में बहुत आसानी से मिल जाता है, अमीबा में आसानी से देखने को मिलता है। ये इसके एग्जांपल है, और कोई एग्जांपल जो मिलता चले उसको नोट करते चलना, समझने में आसानी रहेगी। ठीक, इसके बाद प्लाज्मोटोमी, प्लाज्मोटोमी पाया जाता है पॉलीसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक स्पीसीज में। पॉलीसेंट्रिक स्पीसीज उनको कहा जाता है जिनके पास एक से अधिक न्यूक्लियस एक साथ हो। ठीक है, उनको पॉलीसेंट्रिक स्पीसीज कहा जाता है। एग्जाम्पल बहुत इसका एग्जाम्पल जनरली एनसीईआरटी में भी एक ही है, पेलोमिक्सा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म होगा, ढेर सारे इसके आसपास के सेल दिखाई देंगे ऐसे, ठीक ऐसे घेरा हुआ दिखाते हैं, इसमें ढेर सारे न्यूक्लियस रहता है, एक ही सेल में ढेर सारे न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये क्या करता है, पहले बढ़ जाता है, पहले न्यूक्लियस ढेर सारे बन गए, पॉलीसेंट्रिक हो गया। अब इसके बाद इस सारे न्यूक्लियस में प्लाज्मा फॉर्मेशन कर लेगा, तो ये ऐसा दिखाई देगा। पॉलीसेंट्रिक बनने के बाद, ठीक है, फिर ऐसे बन जाएगा, इसलिए इसको प्लाज्मोटोमी कहते हैं। ये पूरा पूरा एक ही स्पीसीज है, इसके ढेर सारी न्यूक्लियस बने, उन न्यूक्लियस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है और फिर सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं, और फिर डिवाइड करने के फिर सारा न्यूक्लियस बनाएगा। तो एक ही में बार बार न्यूक्लियस बनता रहता है, और ये इसकी खास स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के लिए प्लाज्मा इसमें डिवाइड कर रहा होता है बार बार, इसलिए इसको प्लाज्मोटोमी कहते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें बडिंग, नेक्स्ट इसमें है बडिंग। बडिंग क्या होती है, तो बर्ड्स आर स्पेशल आउटग्रोथ्स, बर्ड्स आर स्पेशल आउटग्रोथ्स फॉर्म ड्यू टू द एक्सेसिव सेल डिवीजन। सेल डिवीजन एक्सेस होने पर उनके जो बॉडी ऑर्गन होते हैं उसमें बर्ड्स बन जाते हैं, आउटग्रोथ बन जाते हैं, उसको बड कहा जाता है। अब बडिंग, ठीक है, इसकी सिंपल डेफिनेशन, ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एन आउटग्रोथ। ठीक है, ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एन आउटग्रोथ, तो इसको कह सकते हो समझने के लिए, लिखने के लिए नहीं, लिखने का मत कहना, लिखने का कहना होगा तो हिंदी में लिखना हो तो कहना नए जीवों की उत्पत्ति किसी जीव के या किसी जीव से के उत्पन्न कलिका द्वारा होती है, ठीक है, या मुकुल द्वारा होती है, तो उसे बडिंग या मुकुलन कहते हैं। इंग्लिश में कहना है तो न्यू ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड या डिराइव्ड, ऑब्टेन्ड, प्रोड्यूस्ड, जो कहना है कहो, फ्रॉम द आउटग्रोथ ऑफ द बॉडी पार्ट। ठीक है, अब ये जनरली होता है दो तरीके का, एक होता है एक्सोजिनस, एक्सोजिनस, और दूसरा होता है एंडोजिनस। एक्सोजिनस और एंडोजिनस क्या है, देखो, एक्सोजिनस में कोई बॉडी होगी और इसका एक आउटग्रोथ बनेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे ये बॉडी है, मान लो, डेवलप करेगा, ठीक, ये शरीर से बाहर की ओर जा रहा है। एग्जाम्पल हाइड्रा, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हाइड्रा। ठीक है, अब एक टर्म कुछ मैं यहां बताऊंगा, पहले इसी को बता देते हैं। कहता है कि जब कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि बड बन तो रही है, ठीक है, ये बड बन तो रही है, लेकिन इसके अंदर एक और बड बन जाए, इसके अंदर एक और बड बन जाए, तो ये कहलाता है टोरुला। ये क्या कहलाता है, टोरुला। तो इसको मैं यहीं एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, एक टर्म यूज करूंगा, टोरुला। ठीक, टोरुला। ठीक, तो टोरुला में क्या होता है, इसको ध्यान समझो।
बड बन रहा है लेकिन बड के ऊपर एक बड, ठीक। तो कहता है क्या कि बड इन अ बड इज कॉल्ड टोरुला, और ये प्रोसेस जो होता है उसको कहते हैं टोरुलेशन। टोरुलेशन, अगर किसी कलिका के अंदर एक और कलिका बनने लगे, मतलब ऐसे समझो एक छोटा बच्चा है, अभी वो जन्म ले रहा है, उसके अंदर एक और बच्चा है, ठीक है, उस तरह से। तो ये प्रोसेस है टोरुला, और ये जो प्रोसेस है वो टोरुलेशन कहलाता है, ठीक है। अब यही डिवीजन अगर बार बार हो, यही डिवीजन अगर बार बार हो, जो बड की डिवीजन है, इसको कहते हैं स्ट्रोबिलेशन। तो ये दो टर्म मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको शॉर्ट में बना दूं ताकि समझने में आसानी रहे, ठीक। ये डायग्राम मैं बना दे रहा हूं ताकि डायग्राम आप समझ सको। ये डायग्राम ये पूरा बड अलग हो गया, ठीक है। तो इसमें एक टर्म है टोरुला, ठीक है। टोरुला क्या है? तो कहता है बड इन अ बड, बड इन अ बड, टोरुला है, और ये प्रोसेस टोरुलेशन है, ठीक है, टोरुलेशन। इसके बाद एक स्ट्रोबिलेशन है, स्ट्रोबिलेशन। ये क्या है? कहता है कॉन्टिन्यूअस डिवीजन इन अ बड। अगर कोई बड है और बार बार डिवाइड करती जा रही है तो कहलाएगा ये स्ट्रोबिलेशन। ये क्या कहलाएगा? स्ट्रोबिलेशन, ठीक। अब आ जाओ एंडोजिनस में। तो एंडोजिनस में ये बॉडी के बाहर जा रहा है। एंडोजिनस में क्या होता है कि वो बॉडी के अंदर रह जाता है। तो मान लेते कैसे, ये ऐसे कोई बॉडी है, ठीक है, और इसके अंदर ये बड बनेगा। तो एग्जांपल में स्पॉन्जेस है, बहुत कॉमन, जमा कब बनता है, या मार्केंशिया है। तो इसके एग्जांपल में इसमें तो एग्जांपल हो गया हाइड्रा, इसका एग्जांपल हाइड्रा, ईस्ट इसके एग्जांपल है, और इसके एग्जांपल में स्पॉन्जेस है, मार्केंशिया है, इसका एग्जांपल है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल में दो चीजें होगी। तो इसमें याद रखना है टोरुला और स्ट्रोबिलेशन है। बड के अंदर बड होगा तो टोरुला कहलाएगा, और ये फॉर्मेशन टोरुलेशन कहलाता है। स्ट्रोबिलेशन, अगर कोई बड कॉन्टिन्यूअस डिवाइड करती जाएगी तो ये कहलाएगा स्ट्रोबिलेशन। अभी इसके बाद एक और टर्म यहां देखो बड, तो इसमें और इसमें अंतर क्या है बड और बड फॉर्मेशन में? तो कहता है यहां पे जो बड होगी ना, ये लिमिटेड नंबर में होंगी, ठीक है, और इनका सेल का जो होगा वो डिस्टिंक्शन कुछ खास नहीं, लेकिन इसमें खास है। इसमें ग्रीन कलर के ही होंगे, और जो सेल का नंबर होगा वो 8 से 12 फिक्स होगा, उससे ज्यादा नहीं। और एक खास स्पेसिफिक फॉर्मेशन बनाएंगे, ठीक। तो जैसे फ्यूनेरिया के ऊपर, फ्यूनेरिया में इसका एग्जांपल सिंपल सा है, फ्यूनेरिया है ये भी बड, वैसे ही काम करेगा, सब करेगा, बस डिफरेंस यही आता है कि ये लिमिटेड और फिक्स नंबर के साथ चलता है। अब आते हैं फ्रेगमेंटेशन पे। फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन हिंदी में इसको कहते हैं खंडी भवन, ठीक है, खंडी भवन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है इसको समझने के लिए एक तरीका बता रहा हूं मैं, ठीक है। इसको समझने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि मान लो कि कोई आदमी है, ठीक, एक आदमी है, इसकी इससे दुश्मनी है, ये ए और ये बी, ठीक। अच्छा रुको, इसको ऐसे कर देते हैं समझाने के लिए। ये इसकी दुश्मनी है, ठीक है, कहीं गया मान लेते हैं, तो ये किसी रेस्टोरेंट में गया है, कुर्सी पे बैठ के खाना खाने अपना बैठा था, ये पीछे से गया, हाथ में एक बम लेकर के, ठीक है, हाथ में एक बम लेकर के, और इसे कुर्सी के नीचे लगा दिया, वो भाग गया यहां से। इसके बाद जैसे ही कुर्सी नीचे लगा, कुर्सी बम के साथ फटी, और ये भाई साहब मल्टीपल टुकड़े में बट गए,
अब ये घर आके नाच रहा है मस्त एकदम कि हम मार के चले जाए, मगर इसको पता नहीं था कि इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन की एक फैसिलिटी अवेलेबल है। अब इससे क्या होगा कि ये जितने टुकड़े बने हैं, जितने भी, वो सेम कैरेक्टर वाला एक आदमी बना। जो वो रक्त बीज वाली कहानी है ना, वैसे ही। और ये सब के सब उठ गए। अब ये सब मिलके इनको एक थप्पड़ ही मारेंगे तो मर जाएंगे। दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। अब यही अंतर था। देखो यहां पे क्या हुआ, जो मैंने कहा था मल्टीपल फिजन, इसमें अंतर याद रखने के लिए, वहां एक सिस्ट बना था, यहां सिस्ट नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, वहां सिस्ट नहीं बन रहा है। तो अब कहते हैं ये होगा कैसे, ये कैसे हो सकता है कि इस फॉर्मेशन। तो कहता है कि जो बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं बेसिकली, तो स्पाइरोगायरा और ये सब जो है उनमें होता है ये पानी का बहुत तेज बहाव हो। ठीक है, किन किन वजहों से होता है ये, तो हैवी वाटर करंट हो, ठीक, पानी का बहुत तेज बहाव होता है, कोशिकाएं टूट जाती हैं, या कोई एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, मछलियां हैं और भी जानवर हैं, वो अगर तोड़ दें, या तो इनके बीच की जो परत होती है, दीवार होती है, वो डैमेज हो जाए और वो टूट जाए किसी भी तरह से। इन शॉर्ट कि अगर किसी भी तरह से सेल डिवाइड होती है या टूट जाती है, बस्ट आउट होते, कुछ भी होता है, तो उसके जितने टुकड़े होंगे, हर एक टुकड़े से पूरा का पूरा नया स्पीसीज बनेगा, और ये क्या कहलाएगा, फ्रेगमेंटेशन। इसके बाद है रीजनरेशन। रीजनरेशन के बारे में वाइवा में क्वेश्चन आता है, वाइवा में क्वेश्चन आता है रीजनरेशन के बारे में कि क्या ये ट्रू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो यहां कई साइंटिस्ट का एक खुद में कॉन्ट्राडिक्शन है। कई लोग कहते हैं ये है और कई लोग कहते हैं नहीं है। रीजनरेशन का एक्चुअल मीनिंग होता है कि लॉस्ट बॉडी पार्ट का वापस आना। ठीक है, रीगेनिंग ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट, दैट इज रीजनरेशन। तो अब होता क्या है कि रीजनरेशन के टाइम पे ये तो सिर्फ बॉडी पार्ट्स के लिए, लेकिन कुछ जीवों के अंदर जैसे हाइड्रा, प्लेनेरिया, इन सब के अंदर ये देखा गया कि अगर उनके बॉडी पार्ट्स कट जाते हैं तो वो कटा हुआ बॉडी पार्ट भी पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है। ठीक है, तो इसको मोड ऑफ रिप्रोडक्शन माना गया कुछ जीवों में। ठीक है, सभी में नहीं, क्योंकि ये लिमिटेड स्पीसीज में ही देखा गया है। रीजनरेशन, इसमें एक स्पीसीज है, ये 3 हिस्सों में कट गई, ये 3 हिस्से पूरा का पूरा स्पीसीज बना लेंगे। ठीक है, तो यही कहलाएगा रीजनरेशन। मोस्ट इजी एग्जांपल प्लेनेरिया, प्लेनेरिया लार्वा होता है, हाइड्रा इसके एग्जांपल है। ठीक है, इसको समझने के लिए, तो इसको ये वाइवा का क्वेश्चन है, इसको याद रखना, इट इज नॉट द ट्रू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कई लोग कहते हैं क्यों है और क्यों नहीं है, दोनों साबित करो। तो है इसलिए क्योंकि इससे नए स्पीसीज बन रहे हैं, नहीं है इसलिए क्योंकि ये प्रॉपर डेफिनेशन में फिट नहीं बैठता। कुछ ही जीवों में है ये लॉस्ट बॉडी पार्ट बना रहा है। ठीक है, सर नहीं तो पैर बना रहा है, पैर नहीं तो सर बना रहा है, ऐसे वाला कंडीशन। इसके बाद आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है ये, इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट अभी थोड़ा समझा दे रहे हैं क्योंकि बहुत डिटेल होता है। ये 2 तरीके से होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। ठीक है, तो वेजिटेटिव काइक, इसको हिंदी में कहते हैं काइक। ठीक है, हिंदी में कहलाता है ये काइक जनन। काइक शब्द आया है काया से। ठीक है, काया मतलब शरीर, शरीर का कोई हिस्सा अगर भाग ले तो कहलाएगा काइक जनन। ठीक है, नेचुरली ये रूट से होता है, स्टेम से होता है, लीफ से होता है। आर्टिफिशियली कई मेथड है जिसमें कटिंग है, कई लोग तो हो सकता है सब लोग ट्राई किए हो, लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है, गूटी है। ठीक है, इसके बाद बड ग्राफ्टिंग है, ये भी एक मेथड है, बड ग्राफ्टिंग। तो ये इसके अलग अलग मेथड्स है। तो इसको मैं एक पूरा का पूरा वीडियो बनाऊंगा
इसके लिए सिर्फ, क्योंकि कई किताबों में कई जगहों पे इसको अलग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन काउंट करते हैं, कई जगहों पे इसको असेक्सुअल में ही काउंट कर देता है, तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। अब आते हैं मेन हमारा पॉइंट जो था स्पोरुलेशन। ठीक है, स्पोरुलेशन को समझना है, और इसमें एक चीज मैं बता दूं, इसमें बेसिकली एग्जांपल्स हैं, एक दो चीजें हैं जिसको मैं समझा दूंगा जो समझने वाली हैं, बाकी जो चीजें हैं वो सिर्फ एग्जांपल है, तो इसलिए मैं लिखूंगा और उसका एग्जांपल बता दूंगा। स्पोरुलेशन स्पोरुलेशन को हिंदी में कहते हैं बीजाणु जनन। ठीक है, अब इसमें अलग अलग टाइप्स है, तो मैं इन टाइप्स के एग्जांपल के साथ बताता जा रहा हूं, उसको समझते चलो। ठीक, तो पहला है जूस्पोर। पहला है जूस्पोर। ठीक है, जूस्पोर चल बीजाणु जनन। तो इसमें यूनिफ्लैजलेट, बाईफ्लैजलेट, मल्टीफ्लैजलेट, इस तरह के टेट्राफ्लैजलेट होते हैं अलग अलग। ये मोस्टली क्लेमाइडोमोनास। अच्छा हाँ, अब इसमें करना क्या है, देखो ये ढेर सारे हैं, इसमें जो क्वेश्चन आता है वो सिर्फ इतना आता है टाइप, एग्जाम्पल, तो मैं वही बेसिकली आज करने वाला हूं, क्योंकि इसमें और कुछ बहुत अधिक क्वेश्चंस आए नहीं हैं। तो जूस्पोर का एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, यूलोथ्रिक्स, ये सब इसके एग्जाम्पल है, यूलोथ्रिक्स। ठीक है, जूस्पोर का। फिर कहता है एप्लानोस्पोर। एप्लानोस्पोर, ठीक है, एप्लानोस्पोर का एग्जाम्पल म्यूकर। एप्लानोस्पोर का एग्जाम्पल म्यूकर, राइजोपस, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, राइजोपस। ठीक, इसके बाद हिप्नोस्पोर, ये समझाने वाली चीज है, इसको मैं बता दे रहा हूं। हिप्नोस्पोर ये क्या होता है, कहता है कि हिप्नोस्पोर बेसिकली इसमें वाउचेरिया में पाया जाता है। अच्छा एक और चीज बता दूं, हाँ वाउचेरिया से है, एक और स्पीसीज है वुचरेरिया। ठीक है, वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, जिससे पिलपांव या हाथी पांव होता है, तो कई लोग उसको वाउचेरिया लिख के चले जाते हैं, इसको ध्यान रखना, ये वाउचेरिया अलग है, वो वुचरेरिया है। खैर, तो वाउचेरिया, इसमें क्या होता है कि जो सेल होती है उसके जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो उसके एक हिस्से में सिस्ट बन जाता है, और वो सिस्ट वहां पे बना रहेगा, उस तरह ढेर सारे सिस्ट बन जाएंगे। जब वो और अलग होगा, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो वही जो हिप्नोस्पोर है उसके अंदर सेल डिवीजन हुआ, ये सब बाहर निकलेंगे और नया स्पीसीज बनाएंगे। तो जो सिस्ट फॉर्मेशन हुआ है वही हिप्नोस्पोर कहलाता है, और ये किसमें पाया जाएगा, उस एरिया में, सॉरी वाउचेरिया में। इसके बाद है पाल्मेला अवस्था, ये भी बताने लायक है। पाल्मेला अवस्था क्या होती है, पाल्मेला बेसिकली क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। इसमें होता क्या, जैसे ये स्पीसीज है, ये इसकी सेल्स है, जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगा, पानी कम हो गया, सूखने लगा, तो क्या करेगा कि ये अपने चारों ओर एक म्यूसिलेज की परत बना लेगा। ये कैसा दिखे, इसको देखने का बड़ा सिंपल तरीका बता रहे हैं। घर के आस परचून की दुकान होगी तो उसके पास चल जाए, बोला तीसी है आपके पास, अलसी जो होता है तीसी, और वो जब तीसी खरीदना नहीं है, बोल देना थोड़ा सा दीजिए, मम्मी देखने के लिए बोली है, तो उसको लेके आओ घर। ठीक है, और घर ला करके थोड़ा ही लेना, घर लेकर के पानी में डाल दो, कुछ समय के लिए छोड़ दो, तो जब देखोगे ना उसके आसपास एक चिपचिपा एक लेयर बन जाता है, सेम वैसा ही दिखेगा, दैट इज पाल्मेला। तो पाल्मेला अवस्था क्या होती है, इसमें ये बन गया, जब पानी बरसेगा, तेज बारिश होगी, तो ये उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, ये उसमें क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, और डिसॉल्व होने के बाद क्या होगा कि जो इसके अंदर के न्यूक्लियाई हैं वो बाहर निकल आएंगे और आगे चल करके नए स्पीसीज बना देंगे। इसके बाद है एंडोस्पोर, इसके बाद है एंडोस्पोर्स। ठीक है, नोट करते चलना, बुक में होगी तो नोट कर लेना, नहीं होगा तो यहां से नोट कर लो पॉज करके। इसके बाद एंडोस्पोर, ये किसे पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में। ठीक है, नॉस्टॉक है ना, ये सब जो है इसको पढ़ते रहना और समझते चलना।
ठीक, इसके बाद है एकाइनिड्स। एकाइनिड्स, ठीक है, ये उडोगोनियम और ये सब है, उनमें पाया जाता है, ये भी बीजीए में और इन सब में। तो उडोगोनियम और नॉस्टॉक में ये मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद ओइडिया, ओइडिया फॉर्मेशन होता है। ओइडिया किसमें पाया जाएगा? राइजोपस में। ओइडिया क्या होता है कि जब इनका रिप्रोडक्टिव फेज आता है या ब्रीडिंग टाइम आता है तो उनके जो शरीर होते हैं उस हाइफी बनता है, उसमें छोटे 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 डॉट्स बनते हैं और वो अलग हो जाते हैं और उनसे नया स्पीसीज बनेगा, उसको ओइडिया कहोगे। ठीक है, बुक में देखोगे मिल जाएगा। ऑटोस्पोर, ये किसमें पाया जाएगा? तो कहता है क्लोरेला में। ठीक है, ऑटोस्पोर किसमें पाया जाएगा? क्लोरेला या क्लोरोकोकस। ऑटोस्पोर क्लोरोकोकस या क्लोरेला। ठीक है, अब आगे चलो। इसके बाद स्पोर्स, इसको हटा देते हैं क्योंकि इसमें और कुछ ज़्यादा जानना है नहीं। इसके बाद स्पोर्स, स्पोर किस में बनेंगे? तो स्पोर के लिए मैंने पहले ही बताया है, ढेर सारे बनते हैं। तो बेसिकली राइजोपस इसका बेस्ट, राइजोपस, क्लेमाइडोमोनास, इन सब कुछ चीज़ों को समझने के लिए बहुत है। फिर इसका क्लेमाइडोस्पोर, ठीक है, क्लेमाइडोस्पोर भी राइजोपस। उसके बाद क्लेमाइडोस्पोर सेम राइजोपस, राइजोपस वैसा में बहुत कुछ पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद पिक्नियोस्पोर, पिक्नीडियम, ठीक है, पिक्नियोस्पोर, पिक्नीडियम, विरोडोस्पोर, पक्सीनिया, ये सब है इसके। तो इसको मैं एक बार में लिख देता हूं ताकि समझने में आसानी रहे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना लिंक पे जा करके, तो मैं वहाँ सारा जो मैंने अपना नोट्स बनाया है पीडीएफ और वो सब मैं उसको डाल दूंगा ताकि आराम से पढ़ सको। ठीक है, तो पिक्नियोस्पोर, उसके बाद यूरोडोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, ठीक है, कोनिडिया, एस्कोस्पोर और हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसके एग्जांपल्स पे। तो कहता है पिक्नियोस्पोर, नाम से क्लियर, पिक्नीडियम, यूरोडोस्पोर, पक्सीनिया, ठीक है, बेसिडियम, बेसिडियोस्पोर, बेसिडियम, कोनिडिया, कोनिडिया बेसिकली एस्परजिलस, पेनिसिलियम दोनों में पाया जाता है। पेनिसिलियम की स्पीसीज है ये पूरी, पेनिसिलियम, ठीक है, और एस्परजिलस इसमें पाया जाएगा। एस्कोस्पोर, एस्कस, ठीक, तो ये इसके एग्जांपल्स हो गए। तो यहां तक पूरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कवर अप हो गया। इसके बाद बचेगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत चीज़ें तो आगे पढ़नी ही है, तो उसको मैं एलेबरेट अलग से करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। तो यहाँ तक में जो भी डाउट हो उसको कमेंट सेक्शन में डाल देना। मैं नेक्स्ट टर्म पे लाइव आकर के सारे के सारे डाउट्स को नाम के साथ क्लियर कर दूंगा, जिसके जो भी डाउट्स होंगे। ठीक है, तब तक मिलते हैं, फिर पढ़ते रहो, कोई डाउट्स तो पूछते रहो। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, जय हिंद।